नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में रीजनल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है और ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक था अपना। इसमें अपन रीजनल ज्योग्राफी में जो जो मॉडल्स हैं उनका स्टडी करेंगे। मॉडल्स में से अपने हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कई बार मैच द फॉलोइंग में भी इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो मॉडल्स देखेंगे, मॉडल्स में कौन कौन से देखेंगे अपन वो भी देख लेते हैं अपन। इसमें अपन सबसे पहले गुनार मेडाल का देखेंगे, वर्तुलाकार संचयी कर्णात्मक मॉडल। फिर होगा ध्रुवीकरण और टपकन प्रभाव हिशमैन का। उसके बाद होगा मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल। मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल और डिपेंडेंसी थ्योरी ये है गुंडार फ्रेंक की। सेंट्रो पेरिफेरी मॉडल है ये है जॉन फ्रीडमैन का। नवाचार प्रसार सिद्धांत है ये E.M. रोजर्स का है। और आर्थिक विकास की अवस्थाएं ये W.W. रोस्टोव की है। तो ये सारे मॉडल्स आज के लेक्चर में अपन कवर करेंगे। बहुत हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर आपके लिए। और इसके साथ साथ आप लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं ये बोलती नहीं हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना सारा मैटर मिल रहा है तो आपको इसको शेयर सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। तो देखते हैं आज की क्लास में अपन मॉडल्स पढ़ेंगे। बहुत रिक्वेस्ट थी कि मॉडल्स कराइए। तो सबसे पहले अपन गुनार मेडाल का वर्तुलाकार संचयी कर्णात्मक मॉडल या क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी पढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी अपन ने पहले भी देखी हुई है। और इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर आप किसी अच्छे लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिक एक ये चार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे। मेजर थ्योरीज अपने को ऐसे पता करना है कि हेरोडोमर का जो मॉडल है वो कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता है, डगलस नॉर्थ का मॉडल है वो किसको सपोर्ट करता है, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो इनमें से कौन सी ट्रेंड से बिलोंग करती है, न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स है वो कौन से ट्रेंड से बिलोंग करती है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखते हैं अपन एक ये इसका प्रीव्यू दिया हुआ है जो भी अपन थ्योरीज पढ़ेंगे उन सब का कि कौन सी जो अपन विचारधारा पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अभिसरण और अपसरण जो है रीजनल प्लानिंग में उस पर बेस्ड कौन कौन से जो मॉडल्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले एक्सपोज बेस्ड या डिमांड बेस्ड जो थ्योरी है वो कन्वर्जेंस में है। डिमांड और सप्लाई दोनों ही ये किस में है, कन्वर्जेंस में है। तो डगलस नॉर्थ का आता है एक्सोजीनियस मॉडल और हेरोडोमर का जो मॉडल है वो भी किस में आता है, कन्वर्जेंस थ्योरी में आता है। तो ये आपको दोनों ही ध्यान रखना है। एक्सोजीनियस मॉडल डगलस नॉर्थ का, तिबोट और डगलस नॉर्थ का जो डिमांड पे वर्क किया है वो मॉडल भी कन्वर्जेंस में आता है। और जो हेरोडोमर का मॉडल अपन देखेंगे, इंडिया में जो पंचवर्षीय प्लान थे वो भी इन्होंने तैयार किए थे इंडिया में। तो इनका मॉडल है वो इन्वेस्ट पर और प्रोडक्शन पर बेस्ड है, इन्वेस्ट और प्रोडक्शन पर बेस्ड है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब वो इनको और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस पे है गुनार मेडाल की क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी और ग्रोथ पोल थ्योरी जो है फ्रेंकाई पेरोक्स और बोर्डविले की ग्रोथ पोल थ्योरी है ये दोनों ही डाइवर्जेंस में है। स्ट्रक्चरलिस्ट में या संरचनावादी जो ढांचा है, संरचनावादी जो प्लान है उसमें किन किन का वर्क है, स्टेज सेक्टर थ्योरी, स्टेज या सेक्टर थ्योरी जैसे अपने W.W. रोस्टोव की सेक्टर थ्योरी पढ़ी थी, 5 स्टेज दे दिए अर्थव्यवस्था के। कोई भी देश है, अब वर्तमान में भी अपन अगर कोई देश लेना चाहे तो वो किसी न किसी स्टेज में होगा, ये उनका मानना था W.W. रोस्टोव का। तो रोस्टोव की स्टेज थ्योरी आ जाएगी इसमें प्रॉफिट प्रोडक्शन थ्योरी हो जाएगी, इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और मार्क्सिस्ट थ्योरी हो जाएगी। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो स्ट्रक्चरलिस्ट में बिलोंग करती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में है ग्रोथ मशीन थ्योरी और न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। इमर्जिंग नियो क्लासिक थ्योरीज में कौन कौन सी है, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। अब देखिए एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है वो है कन्वर्जेंस में और एंडोजीनियस थ्योरी है वो है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में या इस थ्योरीज में है। न्यू इकोनॉमिक्स ये नाम से पता चल रहा है, नियो क्लासिकल में अपन कौन कौन से ले लेंगे, न्यू इकोनॉमिक्स ले लेंगे और एंडोजेनेटिक जो कारक हैं, अंतर्जात जो कारक हैं उनको शामिल करेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड का मतलब इनमें से कोई भी दो को जोड़ के अगर एक थ्योरी बन जाए। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया नहीं है तो ये आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। तो यहाँ सिर्फ आपको ये देखना है कि कन्वर्जेंस थ्योरी में कौन कौन सी है, बेसिक एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। डाइवर्जेंस थ्योरी में कौन सी है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये जो टेबल है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो भले ही आपको मिल सकती है, बट नेट और जेआरएफ की अगर आप प्रिपरेशन करो तो कोई टीचर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं नहीं पढ़ाने वाला। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से अपने डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसका लेवल है एग्जाम का इंक्रीज हो रहा है तो अपने को उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। तो आपको जरूर समझ में आएगा कि क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी है वो डाइवर्जेंस जो ट्रेंड है उससे बिलोंग करती है। W.W. रोस्टोव की जो थ्योरी है वो स्ट्रक्चरलिस्ट जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करती है। मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो भी स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी में कंक्लूड करी जाती है।
तो देखते हैं अपन नेक्स्ट आर्थिक विकास के मॉडल में शुरुआत करते हैं। गुनार मिडाल का स्प्रेड एंड बैकवॉश मॉडल देखते हैं अपन। स्प्रेड एंड बैकवॉश इफेक्ट भी बोला जा सकता है, मॉडल भी बोला जा सकता है। तो गुनार मिडाल को अपन ने एक बार ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। ये स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1974 में, और ये रीजनल प्लानर है। इनका क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी भी है। तो क्यूमुलेटिव पोजीशन में क्या होता है, हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कि एक परिवर्तन अनेकों परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है और एक चक्र का निर्माण हो जाता है। जैसे अपन ने इसका एक एग्जाम्पल लिया था कि एक रिसोर्सेज रिच एक एरिया है, तो उसके पास रिसोर्सेज है, तो उसमें क्या है कि लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, तो उसमें पूंजी की मात्रा है वो बढ़ती है, फिर वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। इस प्रकार से वो एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसी प्रकार से एक रिसोर्स पुअर एरिया है, एक रिसोर्सेज पुअर एरिया है, तो इसके जो भी संसाधन है वो रिसोर्सेज संपन्न वाला जो एरिया है या जो समृद्ध एरिया है वहाँ चले जाएंगे। यहाँ की जो भी पूंजी होगी थोड़ा बहुत या एक दो इंडस्ट्री होगी स्मॉल, वो भी क्या करेंगे अपने आर्थिक लाभ के लिए जो एक संपन्न क्षेत्र है वहाँ जाना पसंद करेंगे। और जैसे यहाँ की कोई भी प्रतिभा है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, मैनेजमेंट करने वाले हो गए, वो सब भी क्या करेंगे अधिक लाभ कमाने के लिए जो संपन्न क्षेत्र है वहाँ जाना पसंद करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यूमुलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तनों का एक चक्र, कि अगर हमने एक संसाधन संपन्न क्षेत्र में इंडस्ट्री लगा दी तो वहाँ क्या है वो अपने आप आकर्षित करते हुए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हासिल कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रचलित सिद्धांत थे कि जो बैलेंस है वो बिल्कुल संतुलित अवस्था में होना चाहिए, सभी पूरा क्षेत्र है उसका संतुलित विकास होना चाहिए, तो उसका विरोध किया गुनार मिडाल ने, और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है जो प्रादेशिक असंतुलन है, एक क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, एक क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और दूसरा क्षेत्र है वो गरीब रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रादेशिक जो असमानता है या प्रादेशिक असंतुलन है वो बढ़ता है किसके साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। नेक्स्ट क्या है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनको भौगोलिक श्रेष्ठता प्राप्त होती है, वहाँ सारा निवेश पहुँचता है। जैसे अपन ने ए लिया था, यहाँ पर ए संसाधन संपन्न क्षेत्र है, ये एक रिसोर्सेज रिच एरिया है और एक ये पुअर एरिया है। तो यहाँ क्या है संसाधन बढ़ेंगे तो अधिकतम लाभ हेतु लाभ को पुनः इसी प्रदेश में निवेश किया जाता है। तो यहाँ के भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या निवेशक होंगे वो भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनको इसके लोकेशन का एडवांटेज मिल रहा है, इसके रिसोर्सेज का एडवांटेज मिल रहा है, यहाँ पर लेबर भी इनको सस्ती मिल रही है। तो क्या है कि इसी प्रदेश में क्या है निवेश करने की कोशिश करेंगे जिससे इनका लाभ बढ़ जाता है। और पिछड़े हुए क्षेत्र और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से निवेश का आउटफ्लो हो जाता है, और छोटे उद्योग और जो भी वहाँ पर लगने की कोशिश करेंगे उनको नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ उनको लेबर है वो महंगी मिलेगी, लेबर है वो भी महंगी मिलेगी, वहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, जो निवेश है या इन्वेस्ट है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी क्योंकि वो तो संपन्न क्षेत्र में चला जाएगा, और जो प्रतिभा है ब्रेन ड्रेन है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा जो कुशल प्रोफेशनल जो व्यक्ति है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो ये सब क्या इसको जो एक पुअर एरिया था उसको बहुत इसमें लॉस होगा। तो इसमें यही दिखाया गया ये एक परिधि क्षेत्र है। परिधि क्षेत्र से क्या क्या आ रहा है, परिधि क्षेत्र से पूंजी, श्रमिक और निवेश किस तरफ आ रहे हैं, कोर की तरफ आ रहे हैं, कोर की तरफ आ रहे हैं। और कोर है वो पूरी तरह से विकसित होने के बाद, पूरी तरह से विकसित होने के बाद कोर का जो डेवलपमेंट है वो किस तरफ से जाएगा, पिछड़े क्षेत्र की हो जाएगा, परिधि क्षेत्र या उपांश क्षेत्र की हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, तकनीक और विकास और नवाचार। जब कोर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तब परिधि क्षेत्र को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये किसका मॉडल है, गुनार मिडाल का मॉडल है। तो इसमें स्प्रेड और बैकवॉश देखा था अपन ने। सबसे पहले क्या होता है, बैकवॉश होता है। बैकवॉश का मतलब परिधि क्षेत्र से जो भी संसाधन है वो सब किस ओर जाएंगे, कोर की तरफ जाएंगे, और कोर से फिर वापस आना वो होता है स्प्रेड इफेक्ट, प्रसार प्रभाव। प्रसार का मतलब फैलना। तो कोर से परिधि की ओर जो विकास है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो सब जो फैलेगी उसको तो अपन बोलेंगे स्प्रेड। और जो कोर अपना कच्चा माल है, निवेश, पूंजी, श्रमिक, परिधि अपना कच्चा माल, निवेश, पूंजी, श्रमिक, ये सब किसको प्रोवाइड कराएगा, कोर को। तो इसको बोलेंगे अपन बैकवॉश इफेक्ट, पश्च धावन प्रभाव या धावन प्रभाव बोलेंगे। तो ये मॉडल मैंने एक बार पहले भी समझा दिया था या फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको समझाने के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ये गुनार मिडाल ने यूज करी थी, स्प्रेड एंड बैकवॉश। पश्च धावन में क्या होता है, बैकवॉश में क्या होता है, श्रमिकों का पलायन होता है, पूंजी का प्रवाह होता है, कच्चे पदार्थ का प्रवाह होता है। किस ओर होता है, कोर की तरफ होता है, कोर की तरफ, परिधि से कोर की तरफ प्रवाह होता है। और प्रसारी प्रभाव में क्या होता है, स्प्रेड इफेक्ट में क्या होता है, निवेश, नवाचार, संस्थान कम विकसित क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं, बैकवर्ड लिंकेज विकसित हो जाते हैं कम विकसित क्षेत्र में। बैकवर्ड लिंकेज को अपन ग्रोथ पोल मॉडल जब पढ़ेंगे तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज उसमें डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं जो क्षेत्र होते हैं वो परिधीय क्षेत्र। उद्योगों का अन्य क्षेत्रों में विस्तार हो जाता है। कोर से अधिक भूमि चाहने वाले जो उद्योग है जैसे धान मंडी हो गया, धान मंडी, रेस्टोरेंट इत्यादि कहाँ विकसित, किस परिधि की तरफ चले आते हैं। तो ये जब पूरी तरह से कोर का विकास हो जाता है उसके बाद की बात है।
यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि स्वतंत्र अर्थतंत्र में किसी भी केंद्र या क्षेत्र में परिवर्तन दूसरे केंद्र या क्षेत्र में परिवर्तन नहीं लाते, बल्कि ऐसे परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं जिससे पूर्व केंद्र या क्षेत्र में विकसित तंत्र उसी दिशा में विकसित होता है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी टफ करी हुई है क्योंकि एग्जाम की लैंग्वेज है वो इतना ईजी नहीं मिलेगी, तो ये बुक की लैंग्वेज है एज इट इज। कहने का मतलब यही है कि जो एक अपन एक रिच एरिया लिया था, रिच एरिया ए लिया था, तो वो जो सारे संसाधन है वो इसी तरफ केंद्रित होने की कोशिश करते हैं या आकर्षित तो होते हैं, न कि बी की तरफ, क्योंकि ये पहले से ही पुअर है या फिर इसके पास रिसोर्सेज की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। तो ये जो पूर्व विकसित केंद्र है इसी में और ज़्यादा विकास होता है, ये सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट, गुनार मेडाल के अनुसार जब पूर्व क्षेत्र में एक बार आर्थिक विकास प्रारंभ हो जाता है तो उससे चतुर्दिक क्षेत्रों से श्रम, पूंजी, वस्तुओं का प्रवाह उसी क्षेत्र की ओर होता है। तो ये अपन ने समझ लिया। और इसके अनुसार क्या होता है, पहले विषमताएं तैयार होती है और फिर जो विकास होता है वो जो प्रसारी प्रभाव है, स्प्रेड के कारण पिछड़े क्षेत्र की ओर बढ़ता है और उससे क्या होती है, विषमताएं कम होती है। पहले तो क्या होगी, असमानता तैयार होगी, विषमताएं तैयार होगी और फिर विषमताएं कम होगी। अब इसके आलोचना देखते हैं। सबसे मोस्ट है कि अपने को आलोचना पता होनी चाहिए। कोई भी मॉडल अपन पढ़े तो उसकी आलोचना क्या है, क्योंकि उसकी आलोचना में ही जो एक सार होता है या ब्रीफ होता है उस मॉडल का वो छिपा होता है। तो इसकी आलोचना देखते हैं अपन कि यह मॉडल विकासशील देशों में लागू नहीं होता और विकासशील देशों में अभी भी बैकवॉश कार्य कर रहा है। ये विकासशील देश हैं, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें क्या है कि पहले अभी ये बैकवॉश की कंडीशन में परिधीय क्षेत्र है, गांव मान लो अपने, तो उनसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या सिटी की तरफ प्रवाह हो रहा है। तो अभी आउटफ्लो जो है, बहिर्गमन है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बट आने वाले समय में क्या होगा कि ये पूरी तरह से जो कोर क्षेत्र है वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। तो ये अपना जो विकास है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इनको अपने जो परिधीय क्षेत्र है उसमें फैलाएगा। तो तब क्या शुरू होगा, स्प्रेड इफेक्ट। और एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी अगर अपन यूज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देगी, तो क्या होगा, जो बैकवॉश इफेक्ट है वो ही ज़्यादा डोमिनेट करेगा स्प्रेड इफेक्ट पे, क्योंकि उद्योगपतियों को लाभ मिल रहा है, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो ऐसा वो क्यों सोचेंगे कि वो जो परिधीय क्षेत्र है या जो गांव है उनको डेवलप करें। तो सरकारी जो नीतियाँ हैं वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि स्प्रेड इफेक्ट है वो भी पूरी तरह से काम करे। तो ये इसकी आलोचना है। आलोचना से अपन बता सकते हैं किसी भी अपन जो भी मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें क्या कमी रही, क्या सुधार हो सकता है, वो अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान यहाँ मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि ये गुनार मेडाल का दिया हुआ है और जो पंचवर्षीय योजना है, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का आया था, फिर 2 पंचवर्षीय, चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2 साल का आया था और फिर एक रोलिंग प्लान हो रहा था। तो इसको 3-2-2 से ऐसे आप याद रख सकते हो। पंचवर्षीय योजना की मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी, तो बहुत अच्छी PDF है, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, 322 से आप इसको याद रख सकते हो। रोलिंग प्लान या अनवरत प्लान भी नाम आ सकता है। ये गुनार मेडाल ने पिछड़े देशों के लिए योजना पेश की थी और इसमें इसका बेसिक रोलिंग प्लान का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं अपन, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रोलिंग प्लान। आपने बहुत बार नाम सुना होगा बट आपको ये पता नहीं होगा कि रोलिंग प्लान क्या होता है। तो इसमें देखते हैं अपन रोलिंग प्लान में क्या है कि इसमें प्रारंभ और समाप्ति की तारीखों का निर्धारण नहीं होता। जैसे कि एक 5 ईयर प्लान खत्म हो गया 1951 से 1956, तो अपन ने डिफाइन किया था कि ये 31 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, या 1 अप्रैल से शुरू होकर 1 अप्रैल 1951 से शुरू होकर 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। जैसे अपन ने इसको डिफाइन कर दिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसको। बट इसमें क्या होता है, रोलिंग प्लान में ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे ही अगर अपना कोई वर्क है वो खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे अपन, उसको आगे वाली जो प्लान है उसमें ऐड कर लेंगे। तो रोलिंग प्लान का ये फायदा है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, इजीली किए जा सकते हैं। तो ये भी इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। और इसमें क्या है, ये डायनेमिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें चेंजेस किया जा सकता है, तो ये डायनेमिक नेचर के हो गए। और इनका जो रिव्यू है वो बहुत इजी होता है। पुनरीक्षण की एक प्रक्रिया है, गतिशील कार्यक्रमों के निरंतर पुनरीक्षण की एक प्रक्रिया है। फर्स्ट जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें ये प्रस्तुत किया गया था 1974 से 79, तो ये 78 में कंप्लीट हो गई थी। जनता पार्टी की सरकार आ गई थी इसमें। तो ये मोरारजी देसाई द्वारा फर्स्ट टाइम रोलिंग प्लान शुरू किया गया था 1978 से 79 और फिर 79 से 80। तो 78 से 79 फर्स्ट रोलिंग प्लान आया था, फिर 79 से 80 सेकेंड रोलिंग प्लान आया था। तो ये अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई जो सरकार थी, जनता सरकार, उसके द्वारा लाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त होने वाली योजना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर जो रोलिंग प्लान है उसको खारिज करके 6ठी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान पूर्वानुमान के साथ
व्यवसाय, उद्योग, आर्थिक व्यवसाय परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए भविष्य के पूर्वानुमानों को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे वे अपने वित्तीय उद्देश्यों की खोज में जोखिम को कम करने और संसाधनों को अधिक बेहतर तरीके से आवंटित कर सकते हैं। बेसिक यही है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और जैसे ही कोई न्यू इनको क्या है फाइनेंशियल जो स्टेप लेने में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं नेचर में, वर्सेटाइल और डायनेमिक होते हैं नेचर में, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने जो भी जैसे फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको बहुत जल्दी ये चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान में 3 चरण होते हैं। तो इसमें क्या है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना होती है जिसमें वार्षिक बजट होता है। नेक्स्ट है कि इसमें निश्चित संख्या में वर्षों के लिए तय की गई योजना होती है। जैसे 3 साल के लिए योजना बनाई, उसमें अपन ने 2 साल के लिए बनाई थी फर्स्ट टाइम जो रोलिंग प्लान आया था, तो 3 या 4 साल के लिए, 5 साल के लिए भी हो सकता है। और तीसरा है कि 10, 15 और 20 वर्षों के लिए एक जो लंबी प्लानिंग बोल सकते हैं अपन, एक प्लानिंग होती है। तो इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबल हो गया। वार्षिक बजट एक तो वार्षिक स्तर पे बन गई, फिर ये 3 या 4 वर्षों के लिए फिर इसका पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं, और फिर एक लंबा एक प्लान या शेड्यूल बना दिया 10 या 15 वर्ष के लिए। तो रोलिंग प्लान में ये 3 चरण हो गए। तो ये भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको, रोलिंग प्लान को समझने के लिए अच्छे से। नेक्स्ट है सेम यही है, हिशरमैन ने सिर्फ शब्दावली चेंज कर दी है, ट्रिकल डाउन और पोलराइजेशन। जिसको अपने बैकवॉश बोला था, जिसको अपन ने बैकवॉश बोला था, उसको इन्होंने क्या बोल दिया, पोलराइजेशन बोल दिया। ध्रुव बन गया, इनके यहाँ ध्रुव बना दिया इन्होंने। और जिसको अपन ने स्प्रेड बोला था उसको इन्होंने टपकन बोल दिया या ट्रिकल डाउन बोल दिया, टपकन या ट्रिकल डाउन। तो ये टपकन नाम भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पे ट्रिकल डाउन। तो स्प्रेड इफेक्ट में क्या होता है, जो विकास है वो उपांत क्षेत्र या परिधि क्षेत्र की ओर फैलता है। इसी प्रकार से टपकन क्षेत्र में भी जो विकास है वो विकसित से अविकसित क्षेत्र की ओर या पिछड़े क्षेत्र की ओर जाता है। तो हिशरमैन का 1958 में ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट है, अधोमुखी प्रभाव और ध्रुवीकरण प्रभाव है ये। तो ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन को याद रख लेंगे तो आपको हिंदी वाली शब्दावली याद नहीं रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि 1958 में हिशरमैन ने आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अधोमुखी प्रभाव एवं ध्रुवीकरण प्रभाव, पोलराइजेशन इफेक्ट की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए 1958 में किया, किसने किया, हिशरमैन ने किया। और इन्होंने क्या बताया कि विकास क्षेत्रीय रूप में न होकर केंद्रीय रूप में होती है विकास की प्रक्रिया। एक बार यदि किसी केंद्र में आर्थिक विकास केंद्रित हो जाता है तो वहाँ कालक्रम में अनेक आर्थिक कार्य केंद्रित हो जाते हैं। तो अपन ने यही उसमें पढ़ा था कि एक चक्र बन जाता है, विकसित क्षेत्र है वो और ज़्यादा विकसित होता है। तो सेम वही ये बात बोल रहा है, बस उसका टर्मिनोलॉजी का चेंज है। तो वहाँ आर्थिक कार्यों का जमावड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही सुविधाएं हैं अपने को बहुत सारी, और वहाँ क्या है कि एक इनकमिंग होने लग जाती है श्रम की, पूंजी की, जो परिधीय क्षेत्र है उससे कोर की ओर। तो उसको इन्होंने क्या बोला, पोलराइजेशन बोला, ध्रुव बन जाता है, एक विकास का ध्रुव बन जाता है। विकास ध्रुव और वृद्धि ध्रुव है वो फ्रेंकाई, पेरोक्स और बोर्डविले हैं, उनका कंसेप्ट है एग्जैक्टली, बट इन्होंने पोलराइजेशन बोला है, उसको विकास ध्रुव नहीं बोला। विकास ध्रुव और विकास केंद्र है वो नेक्स्ट मॉडल में आएंगे। तो देखते हैं अपन ट्रिकल डाउन का क्या मतलब होता है। पोलराइजेशन तो अपन ने समझ लिया, ट्रिकल डाउन का क्या मतलब होता है। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है कि जैसे अपन अपने उद्योगपति हैं मेन जैसे बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, इनको अगर अपन टैक्स में छूट देंगे, अगर अपन ने उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको टैक्स में छूट दी तो उनका क्या है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जो मिडिल वर्ग है उस पर भी पड़ेगा, जो निम्न वर्ग है, बिलो पॉवर्टी जो लाइन है वहाँ तक जो विकास है उस वो आएगा। बट अपन देखते हैं कि ये इतना प्रासंगिक नहीं है ये मॉडल, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है या जो पूंजीपति है वो जरूरी नहीं है कि अपना जो एक बार बहुत ज़्यादा विकास हो जाए या बहुत ज़्यादा पूंजी हो जाए तो उसको गरीबों में बांटे, या फिर उसको सामाजिक विकास के लिए या कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है उसमें लगाए। क्यों लगाए, वो उनका पैसा है, वो जिस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अपने शौक या लग्जरी जो भी अपनी है उसके लिए भी तो अपने वो यूज़ कर सकते हैं अपने पैसे का। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट की आलोचना में भी अपन पढ़ेंगे, इसकी आलोचना क्या क्या है। बट टपकन का या ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है वो आप समझ गए होंगे मेरी बात से, कि जैसे अपन ने अंबानी या अडानी जो भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी इकोनॉमी, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि सरकार ने इनको टैक्स दिया, टैक्स में छूट दे दी, इनको एक जो स्पेस है या लैंड है वो इनको अवेलेबल कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड अवेलेबल कराई, बहुत सारी जो चीज़ें उनमें इनको छूट दी। तो क्या हुआ कि इनकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो इससे इन्होंने जो मध्यम वर्गीय क्षेत्र है उसके लिए इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं बनाई, फिर मध्यम वर्ग से जो निम्न वर्ग है उसके लिए इन्होंने योजना बनाई। तो इस प्रकार से क्या है, विकास है उसका एक टपकन बोल सकते हैं, या फिर बाहर की ओर फिर विकास होता है, तो उसको इन्होंने बताया। बट अपन देखते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है,
जो व्यक्ति अगर कोई विकास करना चाहता है तो उसके लिए उसकी खुद की जो एक इनर सेंस है वो भी बहुत काम करता है। तो इसको भी अपन एलन प्रेड का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिकल डाउन शब्द है वो बिल रोजर्स ने दिया था। बिल रोजर्स का शब्द है ये, और ये एक जो ह्यूमर वाले जो होते हैं एक व्यंग्य की तरह से इन्होंने यूज किया था, व्यंग्य की तरह से बिल रोजर्स ने यूज किया था कि इस शब्द का उपयोग उन आर्थिक नीतियों की आलोचना करने के लिए किया जाता है जो विशेषतया धनी पूंजीवादियों को विशेषाधिकार देती हैं। ट्रिकल डाउन का मतलब ये एक आलोचना करने के लिए एक शब्द है ये। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में अब इसका क्या यूज है वो देखते हैं अपन। ट्रिकल डाउन आर्थिक सफलता के सबसे विश्वसनीय उपाय के रूप में जीडीपी और विकास को एक साथ एक सनक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ट्रिकल डाउन में किसको ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अगर अपनी जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो अगर इंक्रीज होगा तो जो डेवलपमेंट है वो भी होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, जबकि ये इनको डायरेक्ट मानता है। नेक्स्ट है कि गरीबी है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर अपन आर्थिक विकास को बढ़ाएंगे तो गरीबी है वो कम हो जाएगी, जबकि ये भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि विकास है वो, विकास का जो लेवल है या जो विकास का जो लाभ है वो गरीबों तक भी पहुंचे। हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट या मिडिल क्लास जो व्यक्ति हैं उनको ही केवल इसका लाभ मिले। तो गरीबी उन्मूलन जो है वो एक सामाजिक कंसेप्ट भी है, उसके लिए और भी बहुत सारे पहलू हैं, उन पर वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो क्या बोलता है कि अगर अपने आर्थिक विकास कर लिया तो एक आर्थिक रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था है वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। तो ये बात भी गलत है, इसकी आलोचना देखते हैं। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स आमतौर पर काम नहीं करता क्योंकि ये पूंजीवादियों को करों में दी गई छूट है वो क्या होता है, रोजगार की जो एम्प्लॉयमेंट की जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है, उपभोक्ता खर्च है उस पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि नहीं होती क्योंकि सरकार ने तो उनको टैक्स दिया, इजी जो लैंड है सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई। तो ये सब पहले करना पड़ा और बाद में अगर इनको प्रॉफिट होता है तो फिर इस प्रॉफिट का कुछ भाग है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। इनका जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ जो भाग होगा, पार्ट होगा या शेयर होगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट ने तो पहले ही इनमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर अपन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते हैं तो अपना जो लाभ है वो इंक्रीज होके आता है या फिर उतना ही लाभ मिलता है अपने को, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं होती। तो अपने इसकी आलोचना देख ली। नेक्स्ट देखते हैं मैंने मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल। मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल है ये आंद्रे फ्रैंक है, उनका है आंद्रे फ्रैंक, गुंडार फ्रैंक का है ये। गुंडार फ्रैंक क्या कहते हैं कि अल्प विकसित तथा कथित महानगर उपग्रह संबंध सिद्धांत के माध्यम से अधिक विकसित देशों द्वारा कम विकसित और उभरते देशों के संसाधनों के असमान वितरण और शोषण का परिणाम है। तो यहाँ लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये क्या बोलते हैं कि जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एनसीआर अपन ने देखा था, एनसीआर दिल्ली के जो बाहर का राज्य एनसीआर में अपन ने पहले भी देख लेते हैं, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है। तो एनसीआर में अभी तक पंजाब का जो क्षेत्र है वो शामिल नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीआर में किस किस का क्षेत्र शामिल है। सबसे ज़्यादा अपन ने देखा था हरियाणा का क्षेत्रफल शामिल है, 18 जिले 14 इसमें है, 14 जिले हैं। तो एनसीआर का अगर विकास हो गया तो इसके जो बाहर का जो क्षेत्र है, अनुषंगी नगर अपन ने देखे थे, इसके बाहर का जो उपांतीय क्षेत्र है, एनसीआर की काउंटर मैग्नेट सिटी भी देखी थी अपन ने, काउंटर मैग्नेट सिटी देखी थी, काउंटर मैग्नेट सिटी भी देखी थी। तो इनका विकास होगा और इनसे विकास होता होता जो विकास है वो और ज़्यादा फैलेगा। तो ऐसा अब अपन देखते हैं कि एनसीआर का जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना काउंटर मैग्नेट सिटीज़ जो हैं उनका नहीं हुआ है, और उससे भी बाहर अगर अपन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो जो विकास का स्तर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल ये कहता है कि अगर कोई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसका विकास होता है तो उसके जो अनुषंगी नगर हैं या सैटेलाइट जो सिटी हैं उनका भी विकास होता है, ये इनका मानना है। नेक्स्ट निर्भरता सिद्धांत है इनका, डिपेंडेंसी थ्योरी है, और एक वर्ल्ड ट्रेड थ्योरी भी है इनकी, वर्ल्ड ट्रेड थ्योरी। तो ये आपको दोनों ही ध्यान रखनी है, मैं पीडीएफ है उसमें पूरा आपको ये चैप्टर प्रोवाइड हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड थ्योरी भी गुंडार फ्रैंक की है। तो इसमें निर्भरता सिद्धांत में क्या कहा गया है कि कोर है, कोर और पेरीफेरी जो है वो आपस में अंतर्निर्भर है, क्योंकि पेरीफेरी से ही के संसाधनों का लाभ उठाकर ही कोर है वो और ज़्यादा विकसित होता है। तो ये आपस में अंतर्निर्भर है। वर्ल्ड ट्रेड थ्योरी में भी यही कहा गया है कि पूरा विश्व है वो कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी में है वो बदल गया है। तो ये सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी है, ये कोर को संसाधन प्रोवाइड कराती हैं और कोर है वो और ज़्यादा विकसित हो रहा है। तो ये कोर के देश हैं वो बताए, सेमी पेरीफेरी के बताए पेरीफेरी, पेरीफेरी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ये वाले देश आ जाएंगे, अफ्रीका आ जाएगा। सेमी पेरीफेरी में क्या आ जाएगी, चाइना, इंडिया ये वाली कंट्रीज आ जाएंगी, और जो कोर है उसमें ब्रिटेन, यूएसए ये वाली कंट्रीज आ जाएंगी। तो कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी में पूरा जो विश्व है
वो बदल गया है, तो इसको वर्ल्ड ट्रेड थ्योरी बोला है फ्रैंक ने, गुंडार फ्रैंक ने। और डिपेंडेंसी थ्योरी है वो 1966 में आई थी। तो इसमें देखते हैं अपन डिटेल में कि 1950 में अर्जेंटीना के अर्थशास्त्री राउल प्रोबिस द्वारा निर्भरता सिद्धांत दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले डिपेंडेंसी थ्योरी है वो राउल प्रोबिस द्वारा दिया गया था। राउल प्रोबिस या प्रेबिस भी लिखा जा सकता है, प्रविश भी लिखा जा सकता है, रोल प्रोबिस भी लिखा सकता है, रोल प्रोबिस। तो ये इंग्लिश में नाम है, कुछ भी आप कंफ्यूज नहीं हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम में चेक करेंगे आप, फिर इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इसकी। वर्तमान संदर्भ में निर्भरता के विचार अभी भी गरीब और अमीर देशों के बीच बढ़ती असमानताओं का विश्लेषण करने, विकसित या विकासशील देशों के संदर्भ में विभाजन का विश्लेषण करने में उपयोगी हैं। तो अभी भी अपन देख सकते हैं कि पूरा विश्व है वो कोर और पेरिफेरी में बंटा हुआ है। तो अगर अपन को इनके मध्य संबंधों का अध्ययन करना है तो अपन डिपेंडेंसी थ्योरी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी आ गई। ये एक वैश्विक विचारधारा है जिसका अर्थ है कि पूरा जो विश्व है वो आपस में निर्भर है। और पूरा विश्व किस में विभाजित है, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी में विभाजित है। ये भी मैंने बता दिया, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। कोर में है यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन। अर्ध परिधि में है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, और परिधि में है चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कि इनका एक ये भी है कि कोर का विकास कैसे हो सकता है, परिधि के जो संसाधन है, जो लेबर है, इन्वेस्ट है, वो अगर कोर को मिलेगा तभी कोर का विकास संभव है। तो जो कोर और पेरिफेरी है उसमें हमेशा पेरिफेरी है उसका शोषण होता है। तो ये इनकी विचारधारा है। तो आज की क्लास में अपन ने 3 मॉडल पढ़े हैं। एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। कोर पेरिफेरी मॉडल देख लिया अपन ने। सबसे पहले अपन ने ये देखा था वर्तुलाकार संचयकरणात्मक मॉडल अपन ने देख लिया था कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो चक्र के रूप में होते हैं। जैसे एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है तो उसमें उसका जो विकास है वो क्या है, एक चक्र के रूप में बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा विकास का केंद्र बन जाएगा। वर्तुलाकार संचयकरणात्मक मॉडल देख लिया। फिर अपन ने स्प्रेड और बैकवॉश देख लिया। स्प्रेड क्या होता है और बैकवॉश क्या होता है। तो पहले क्या होगा, बैकवॉश होगा, प्रतिभा या जो पूंजी है उसका परिधीय क्षेत्रों से केंद्र की ओर जाना क्या बोलेंगे, बैकवॉश, पश्च धावन बोलेंगे। और स्प्रेड है उसका क्या बोलेंगे, स्प्रेड का मतलब होता है प्रभाव। एक बार विकास होने के बाद वो परिधीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो उसको बोलेंगे स्प्रेड। इसी प्रकार से ध्रुवीकरण का मतलब क्या है, एक ध्रुव बनना, पोलराइजेशन होना। किसका पोलराइजेशन होना, पूंजी का पोलराइजेशन होना, निवेश का पोलराइजेशन होना, श्रमिक है या श्रम का पोलराइजेशन होना, ब्रेन ड्रेन है वो होना। ये सब क्या होगा, ध्रुवीकरण प्रभाव को दर्शाएंगे। टपकन प्रभाव में क्या होगा, पूरा विकास होने के बाद जो भी नवाचार है, तकनीक है, आविष्कार है, प्रतिभा है या सुविधाएं हैं वो सब क्या जाएंगी, परिधि क्षेत्र की ओर जाएंगी। तो उसको क्या बोलेंगे, टपकन प्रभाव। टपकन प्रभाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टपक टपक, जैसे एक बूंद ऐसे गिरती है टपक टपक। तो जैसे एक अमीर उद्योगपति अपन ने उसको छूट प्रोवाइड करी तो फिर वो मिडिल क्लास में जाएगा उसका लाभ, फिर मिडिल क्लास से फिर लोअर जो क्लास है उसको जाएगा। तो इस प्रकार से टपकन प्रभाव को भी अपन समझ सकते हैं। नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल को अपन ने देखा कि एक एक विकसित होता है, एक सिटी विकसित होती है तो उसके जो आसपास है इसमें सिटी को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए या सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए या यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बहुत रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ जाता है तो इसके लिए क्या है, सैटेलाइट टाउन विकसित हो जाते हैं। सैटेलाइट टाउन किनको बोलते हैं, ऐसे टाउन जो अपने वहाँ के जो रहवासी हैं या निवासी हैं उनको रोजगार देने में सक्षम हो, एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम हो, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, सैटेलाइट टाउन बोलेंगे। तो सैटेलाइट टाउन का विकास हो जाता है।